चलो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड व्हाट, हाँ जी, शील्डिंग क्या होता है आपको ध्यान है? मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ। होता क्या है, जब भी आप न्यूक्लियस देखते हो अलग अलग एटम के, तो उसमें अलग अलग प्रोटॉन होते हैं, है ना? जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो 11 प्रोटॉन है, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं, यानी Z के इक्विवेलेंट, मतलब फोर्स में दो पैरामीटर होते हैं ना बेटा, एक तो है कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और दूसरा कौन सा है, रेडियस, आई मीन यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस। मैं अभी इस फैक्टर के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मेरा डिस्कशन किस पे है, चार्ज। एंड चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Z इंटू ई। अगर इस पे चार्ज न्यू प्रोटॉन Z है तो Z इंटू ई। फिलहाल अभी मेरा डिस्कशन सिर्फ इस पे है कि यार ये सब तो कांस्टेंट है ना, जस्ट फोकस ऑन Z। तो Z के इक्विवेलेंट अट्रैक्शन अंदर नहीं लग पाता है नेट, बल्कि कुछ ना कुछ रिपल्शन भी बाहर लगता रहता है, इसलिए, और वो जो रिपल्शन है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा। कौन कॉज करता है ये रिपल्शन? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पे नेट इनवर्ड जो चार्ज एक्सपीरियंस होता है, दैट इज लेस देन दैट ऑफ Z, एंड दैट वैल्यू इज Z माइनस सिग्मा। ये जो Z स्टार है, दिस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड दिस सिग्मा इज व्हाट, हाँ, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या टाइम हो रहा है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है? और फिर हमने देखा था कि भाई हम लोग सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें मैंने आपको केस 1 लिखवाया था कि वो इलेक्ट्रॉन जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसपे हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है या फिर Z स्टार कैलकुलेट करना है, वो कहाँ बिलोंग करता है। तो मैंने बोला था अगर S या फिर P में बिलोंग करे तो उसका सेट ऑफ रूल्स अलग है, DNF में बिलोंग करे तो उसका सेट ऑफ रूल्स बिल्कुल अलग है। सो S एंड P में कहानी बिल्कुल अलग है, DNF में कहानी बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए हमने पहला रूल देखा था, उसमें मैंने बोला था बेटा जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जितने भी राइट साइड वाले या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, यहां हमने देखा था टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखा था उसका सिग्मा कॉन्ट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन। तो जितने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 0, आउटसाइड देन सिलेक्टेड वन। उसके बाद मैंने बोला था अगर सेम ग्रुप का हो जाए तो 0.35, यहां पे लिख लेना, हीलियम के लिए ये वैल्यू सिर्फ 0.3 होती, फॉर हीलियम दिस वैल्यू इज 0.3। उसके बाद सेम ग्रुप के बाद हमने देखा था, सेम ग्रुप के बाद थर्ड पॉइंट था कौन सा, n-1th शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, और धक्का देने की उनकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, बाहर रिपल्शन की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। और उसके बाद मैंने बोला था अगर उससे भी अंदर आना पड़े, फर्दर इनसाइड, तो उसकी पावर सबसे मैक्सिमम, भाई इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन उतना ही पुश करे जितना एक प्रोटॉन अंदर कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, तो मैक्सिमम पावर होगी भाई, इससे ज्यादा तो पावर नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों का चार्ज। इज दैट क्लियर? इसके हिसाब से हम सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो क्वेश्चन किया जाए, अब हम लोग एक बार क्वेश्चन करें, लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sigma and Z star, calculate the value of sigma and Z star, calculate the value of sigma and Z star for the atoms of second period element, यानी आपको लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन एंड नियॉन, इनके लिए क्या निकालना है आपको? इनके लिए पहले क्या निकालना है बेटा,
क्या निकालना है आपको? Z। हाँ, Z तो आपको मालूम ही है सभी का, यहाँ आपको सिग्मा लिखना है एंड फिर Z स्टार, ये टेबल आपको भरना है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो स्लेटर्स कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर हमेशा देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो आप नॉर्मल तरीके से करोगे, बट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रीअरेंज्ड एज पर शेल नंबर। मतलब 2s 2p को इकट्ठा रखोगे, फिर 3s 3p को इकट्ठा रखोगे, d को अलग रखोगे, बट शेल के हिसाब से ही होंगे। फिर 4s 4p को इकट्ठा रखोगे एंड 4d को अलग रखोगे एंड 4f को आप अलग रखोगे, एंड इट विल गो लाइक दैट। स्लेटर्स कॉन्फ़िगरेशन करते समय सेम शेल के S and P का कलेक्टिव ग्रुप बनता है एंड हमेशा दे शुड बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ शेल नंबर एंड F एंड किसका D and F का अलग अलग ग्रुप बनता है। सो ये आप एक लिख लो, while writing the Slater's configuration, while writing the Slater's configuration, S and P subshells of the same shell are kept in the same bracket. Kept in the same bracket. Okay, same bracket. Okay, next उसमें लिखो, पहला क्या था, क्या समझाया मैंने? फर्स्ट, while writing the configuration, the S and P subshells are kept, S and P subshell of same shell are kept in same bracket. जैसे देखो मैंने लिखा है ना, 2s 2p को इकट्ठा रख दिया, 3s 3p को इकट्ठा रख दिया, ओके, एंड D and F are kept in different brackets. D and F are kept in different brackets. Next is और क्या? They must be arranged as per shell number. They must be arranged as per shell number. और शेल नंबर के हिसाब से तो हम अरेंज नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में भी करते थे आफ्टर फिलिंग, याद आ रहा है सबको? फिल करते टाइम पे हम मिडलंग्स रूल फॉलो करते हैं, N+L रूल फॉलो करते हैं, लेकिन भर देने के बाद क्या होता है, हम शेल के हिसाब से अरेंज करके लिखते हैं। ये सुनो, तो उस हिसाब से करेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी कर लीजिए आप लोग, एंड ये वैल्यू आप निकालिए। किसके लिए निकालना है? इनके लिए। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, सर इनके लिए भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इनमें किसके लिए निकालें? तो आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट, the values of these things for the valence electron, outermost electron। आपको किसके लिए निकालना है? फॉर outermost। यानी लिथियम का outermost कहाँ होगा बेटा? 1s2 के बाद 2s1 में, इसका 2s2 में, इसका 2p1 में, इसका 2p2। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलिए, एक एक का वैल्यू निकालते चलिए। चलिए आप अपने से निकालिए। रूल क्लियर है ना सबको? थोड़ा जल्दी करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं पहले? हथियार डाल देना पहले। आओ चलो दिखाता हूं। सबसे पहले आ जाओ लिथियम के लिए करते हैं। लिथियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। नाउ स्लेटर्स कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रीअरेंज करना है, तो हमने लिथियम के लिए क्या लिख लिया? 1s2 एंड 2s1 एंड 2p0। इसमें तो कोई है ही नहीं, यानी यहीं पे रुक गए, आगे कुछ था ही नहीं। अब हमने इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किया, कौन सा इलेक्ट्रॉन जिस पे निकालना है? इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी पे निकालना है। तो कितने लोग कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दूं तो इस पूरे ग्रुप में कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका जो वैल्यू है वो 0.35 होता, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा ही नहीं। जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें निकालना है उसको छोड़कर और कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इस ग्रुप में रिपेल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इतना इंटू 0। अच्छा, इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2। तो n-1 कितना हो गया जी? 1। तो 1s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन।
और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85 लिख सकता हूं क्या? तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? ये सिग्मा ऑफ व्हाट 2s निकाल रहा हूं। ये कितना आ गया? ये 1.7 आ गया क्या? 1.7। तो मैं लिखूंगा सिग्मा की वैल्यू 1.7, z की वैल्यू 3 और 3 माइनस 1.7 करो कितना आ रहा है? 1.3। क्या समझ में आया? अब क्या इसे बेरिलियम के लिए निकाल करके एक दिखा दूं आपको? आओ चलो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 स्लेटर्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एस कॉन्फ़िगरेशन, स्लेटर्स कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 एंड 2s2, 2p में कोई है ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं जिस पे देख रहा हूं उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो वो तो रिपेल करेगा ना। और इस ग्रुप में कितना कंट्रीब्यूशन होता है जी? 0.35 इंटू 1। अच्छा अंदर आ गए 1 वाले में तो 2 इंटू 1.7 मिला लो, सॉरी 0.85। ये वैल्यू जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? दिस वैल्यू विल बी, बोलो 2.05 आ रहा है क्या? बता। बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है? 4। ये कितना है? 2.05। ये कितना आ गया? बोलना 1 पॉइंट, बोलना बेटा 95। गुड। ऐसे ही अब सबका निकालते चलो, करो, गो अहेड। अपने से लिखते चलो, अपने से निकालते चलो, थोड़ा जल्दी करोगे एकदम ना।
सारे हो गए, एक रह गया। आइए बेटा देखते हैं, एक एक करके देखते चलते हैं, धीरे धीरे होता जाएगा। देखो देखिए, ध्यान से देखा जाए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अब आ जाओ सिग्मा कैलकुलेट करते। पहले तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p कितना 1, यही है ना। sp का ग्रुप बना लेते हैं। ओके, अब क्या रूल था भाई, इसके बाहर वालों का 0, तो बाहर तो कोई है ही नहीं। इसी ब्रैकेट में प्रेजेंट जितने भी हैं, यानी इसी ग्रुप के पार्ट जितने भी हैं, कितने, इसको छोड़ के कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, उनका 0.35 का होगा कंट्रीब्यूशन, प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है इसकी 2, तो n-1 कितना हुआ, दिस इज n-1 इज इक्वल टू 1, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, और एक इलेक्ट्रॉन का 0.85 होता है, तो ये 1.7 प्लस कितना है 0.7 कितना हो गया 2.4, यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2.6। आ रहा है समझ में। कार्बन का देखो यहाँ पे कितना आएगा 6, एंड ये कितना आएगा 2. हाँ देखो ना, हर बार 0.35 जुड़ता जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप में कितना है 0.35 का, ये 0.35। अगला बताओ इसका कितना आएगा 3.1। ओके, ये कितना आएगा 4.5, ये हाँ 3.8, ये ऑक्सीजन का 9 एंड 10। अब ये बता दो ये वैल्यू 3. ये 4. ये 5. और ये 8.5। क्या समझ में आ रहा है, अगर पीरियोडिक ट्रेंड देखना हो तो लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, थोड़ा 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 करके इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम ग्रुप, सेम ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहे हैं, जिससे सिग्मा में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 0.35 का, लेकिन डिफरेंस ले लूं मैं, एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, सिग्मा सिर्फ 0.35 का आउटवर्ड पुश है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अंदर खींच रहा है 1 यूनिट से, वो धक्का दे रहा है 0.35 का, तो हर बार गैप कितना आ रहा है 0.65 का, 1 में से 0.35 निकालो तो 0.65 का। इसलिए आप देखो दो किसी भी ग्रुप के बीच में लगातार वाले में 0.65 का गैप आएगा, और करते जाओ तो ग्रेजुअली इंक्रीजेस। लिखो ये बात ट्रेंड के फॉर्म में लिखो, as we move from left to right in a period, the value of Z star increases gradually. As we move from left to right in a as we move from left to right in a period, the value of Z star यानी effective nuclear charge gradually increases। सबको समझ में आ गया। अब आइए मैं बेटा आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। देखो अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, फिर बता एक काम कर, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सभी का एटॉमिक नंबर मालूम है सबको, Z की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू निकालो और Z स्टार की वैल्यू आप फटाफट लिखते चलो। ये 3 होता है बेटा, ये 11, याद है इसके सामने के मैजिक नंबर्स,
8 and 3, 11, 11 and 8, 19, 19 and 18, 37, 55 and 32। हाँ बिल्कुल, सबको Z पता चल गया। 3, 11 and 19, 37, 55, 87, सभी को क्लियर है। अब एक काम करो, बहुत जल्दी जल्दी आप सिग्मा एंड जेड स्टार कर लो। हाँ एकदम जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट नहीं, अब तो वो वैल्यूज याद हो जाएंगे यार। 0.35 का मल्टीप्लीकेशन एंड 0.8, ऐसे मत करो तुम। एक काम करो, यहां तक कर लो, इसके बाद तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा। रुबीडियम तक करो, सीजियम फ्रांसियम अपने आप दिखने लगेगा। कुछ कहानी है, मैं दिखाना चाहता हूं आपको।
चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए। ओके बेटा चलो देखते हैं, आ जाओ। आपने निकाला इसका सिग्मा, हमने पहले ही निकाल के रखा था, कितना 1.7, ये कितना आया था 1.3, इसका निकाला बेटा 8 पॉइंट, कितने लोग आया 8.5 आ बताओ। आओ चलो देखते हैं अलग कैसे आ गया। सोडियम का आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s1, इज दिस द कॉन्फ़िगरेशन। sp का सेम ग्रुप बनाएंगे, इसमें इस ग्रुप के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें देखना है उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन, तो 0 इंटू 0.35 यहाँ होगा, बाहर का तो वैसे भी नहीं है। अब n की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये अंदर वाले n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2, तो ये इसमें 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इंटू 0.85 करेगा, कितना आएगा बेटा 6.8 आ जाएगा। एंड उसके फर्दर इनसाइड का कितना होता है 1 पर इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 1, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3s के लिए बेटा, कितना आ जाएगा 8.8, सो 8.8 इज द राइट आंसर। और ये Z स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 2.2। पोटेशियम किया है आप लोगों ने, ये कितना आ रहा है, ये 2.2 आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये एक्चुअली अगर आप निकालोगे तो यही तो खास बात है, इसीलिए तो मैं करवा रहा हूं आपको कि शुरू के अगर एक दो एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, यानी हाइड्रोजन और इसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी की वैल्यू Z स्टार की क्या हो गई कांस्टेंट। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में जाने पे ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रहे, जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन पीरियड में जाने से, समझ आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। n-1th शेल का जो, सॉरी n-1 के अंदर वाले जो फर्दर इनसाइड वाले थे ना, उनका नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहां देखो फर्दर इनसाइड वाला सिर्फ 2 था, n-1 फर्दर इनसाइड, तो जितने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे यानी फर्दर इनसाइड वाले बढ़ते जाएंगे, उतना ही उनका कैंसिलेशन इफेक्ट बढ़ता जाएगा प्रोटॉन का। उसके बाद प्रोटॉन इंक्रीज भी करोगे तो उतना गायब कर देंगे। जैसे यही पोटेशियम का करूं तो पोटेशियम 1s2 2s2 2p6, इसका ग्रुपिंग कर लूं 3s2 3p6, यस और नो, एंड फिर 4s। अब कितने लोग कह रहे हैं n की वैल्यू यहां 4 है, ये n-1 है, और इस बारी n-2 या फर्दर इनसाइड, ये फर्दर इनसाइड वाली चीजें थी। कितने लोग कह रहे 6 2 8 और 2 10, 10 प्रोटॉन तो ऐसे ही खराब कर देगा, ये जितने हैं उतने को गायब कर देगा। तो ये भी इफेक्टिवली कुछ ऐसा ही रहा कि 10 प्रोटॉन कम कर दो इसमें से, और उसके हिसाब से यहाँ आप सिग्मा एंड इसका डिफरेंस जो आने वाला है वो वही आने वाला है। तो आप इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पे 0.35 इंटू 0, 8 इंटू 0.85, अंदर करोगे तो 10 इंटू 1, फर्दर इनसाइड वालों का 10 इंटू 1, तो सिग्मा की वैल्यू निकालो, जोड़ करके कितना आया, हाँ 16 सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट टू बी 16.8, करके देख लो, इफेक्टिवली वही रह गया ना अंदर वाला जो। हाँ बोलना क्या हुआ, क्योंकि बेटा सबसे आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, और उसी पे आप देख रहे हो कौन रिपेल कर रहा है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट कर लोगे। इस सेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है क्या उसको रिपेल करने वाला, तो इसलिए 0 लिखा। समझ गए ना भाई, अपने से अपने ऊपर रिपेल तो नहीं करेगा ना, कोई दूसरा ही करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रहे तो उस पर रिपल्शन का कोई मतलब नहीं।
इसलिए हमेशा आप देखो ना, हर जगह मैंने यही किया है, जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का उसको छोड़ करके हमेशा एक कमी नंबर से मैंने किया है। गॉट इट बेटा? अब आप इसके हिसाब से ये वैल्यूज अपना भर लेना, आप चेक कर लेना। ये आपके लिए चेक पॉइंट भी है कि अगर आपका जेड स्टार ये आ रहा है तो इसका मतलब आपके सिग्मा करेक्ट है, नहीं तो आपके सिग्मा गलत है। दोबारा आप चेक कर लेना अपनी चीजों को। गॉट इट? लिखो, ये ट्रेंड लिखो बढ़िया से, अच्छे से लिखो। While moving from top to bottom in a group, while moving from top to bottom in a group, the value of Z star is approximately constant. The value of Z star is approximately constant. Yes or no? The value of Z star is approximately constant. सबको ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई तकलीफ किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात है। मिटा दो ये सब, टेबल मिटा दो। अच्छा जी, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं और उसमें अब डी का यूज कराने जा रहा हूं। तो आप केस 2 लिखो। लिखो, इफ the electron selected for calculation of sigma is from D or F subshell, if the electron for which the value of sigma is calculated belong to if the electron selected from D or F subshell for calculation of sigma, then the rules are, क्या रूल्स हैं बेटा? यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और यहाँ लिखेंगे सिग्मा वैल्यू कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी सीरियल नंबर में भी सीरियल नंबर पहला जो भी लिख रहे हैं सीरियल नंबर, इसमें वही है, आउटसाइड यानी राइट साइड। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन राइट साइड विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट outside or right side with respect to selected electron. इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? 0, जैसे उसमें था पहला, इसके अंदर सेम ही। नंबर 2 की बात करता हूं, सेम ग्रुप में सेम ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ब्रैकेट, सेम ग्रुप लिख लो या फिर ब्रैकेट। 0.35 ये भी उसका वही है। उसके इनसाइड आएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी इसमें दो कैटेगराइजेशन नहीं है, 0.85 वाला कहानी खत्म है। ठीक है, लिखो फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा लिख लो,
लिख लिया सभी ने? ओके प्यारे बच्चों, लिख लो। अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रुप वाला हो गया ना, रूल 2, रूल 3 लिख लो। अदर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड टू दिस ग्रुप विल contribute 1. Left side, other electrons left side of the selected group, इनका कंट्रीब्यूशन 1 का होगा। तो इसमें जो फर्दर n-2 या उसके अंदर वाला था, ये सब कहानी नहीं है, बस उसके लेफ्ट में जो भी है उन सबका वैल्यू कितना है? 1। अब एक एग्जांपल करते हैं, खुद आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, rearrange as per Slater's rule. Write the electronic configuration of zinc, rearrange them as per Slater's rule, and calculate the following. पहला, sigma for 4s and z star for 4s. दूसरा, sigma for an electron which is present in 3D and z star for an electron which is present in 3D. Third, sigma for an electron which is present in 2p and z star for an electron present in 2p. यहाँ 3p कर लो। And fourth लिख लो, sigma for an electron present in 3s and z star for the electron which is present in 3s. और लास्ट लिख लो, sigma for 1s and z star for 1s. बस इतना बहुत है आपके लिए। चलिए निकालिए, जल्दी करिए बेटा।
कितने लोग का हो गया हाथ उठाओ, जल्दी करो बेटा फटाफट फिर।
बेटा अब तक हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत टाइम दे दिया मैंने, इतने देर में हो जाना चाहिए। आ जाओ देखते हैं कैसे निकालना है ना। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखे गया, क्या है कॉन्फ़िगरेशन जिंक का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही है ना? अच्छा जी, अब स्लेटर रूल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्लेटर्स कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2 एंड 2s 2p को इकट्ठे रखना है, एंड देन फिर 3s 3p को इकट्ठे रखना है, एंड फिर कितने लोग कह रहे हैं 3d को यहाँ पे रखना है, ऑलरेडी 10 भरा हुआ था, बस इसको रखना है। फिर 4s2 एंड 4p 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, हमें क्या निकालना है? ओके जी, यहाँ के लिए, इसके लिए निकालना है, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर एज सिग्मा फॉर 4s। इज दैट क्लियर? स्टार्ट यहां से करेंगे, सिलेक्ट इसको करना है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही खत्म। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जिस पे आप निकालना चाहते हो उसको छोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप में? ओनली 1। सो 1 इंटू 0.35, सेम का कितना था? 0. अच्छा जी, उसके बाद अब ये n की वैल्यू कितनी है? 4। ये सुनो, तो n-1 कितना हो गया? n-1 करेंगे तो 3 आ गया। इसका मतलब 3 वाला ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां, इसके लिए n-1 की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें कितने हैं? 10 एंड 6 एंड 2, जोड़ लो कितने हो गए? बोलो 18 हुए। तो कितने लोग कह रहे हैं 18 इंटू 0.85 होगा, और फर्दर इनसाइड वाले ये सब हो गए 6 2 8 और 2 10, 10 इंटू 1। तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा 4s की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस 18 इंटू दिस वैल्यू, बताओ कितना रहे? 18 इंटू दिस वैल्यू, जल्दी बोलो यार कितना रहे? अच्छा ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो? पता है गलती कहाँ कर रहे हो? तुम लोग रूल ये लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? हाँ नहीं, क्यों सिर्फ उसको n-1 शेल बोला था ना, ग्रुप नहीं बोला था। चलो जी ठीक। कनिष्क आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन 4s का सिलेक्ट किया है तो रूल पहले वाला ही लगेगा। जब आप इस इलेक्ट्रॉन पे आओगे तब ये रूल लगाना है, इसलिए मैंने लिखवाया है ना, इफ द इलेक्ट्रॉन सिलेक्टेड बिलोंग्स टू डी और एफ, तो ये रूल लगाएंगे। अभी तो एस का ही है ना, तो अभी हम पुराने रूल पे ही चलेंगे। और n-1 का मतलब बगल वाला भाई साहब नहीं होता है, n-1 मतलब थर्ड शेल, फोर्थ है तो थर्ड में जितने भी हैं सब के सब हो गए। ओहो, चलो 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 चलो, अरे तकलीफ, कितनी तकलीफ है तुम लोग को जिंदगी में। ये बताओ मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है? करना यार, करके जल्दी बता यार, जोड़ के 15.3 आ रहा है। कितना आ रहा है? पूरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है। बोलो 18 इंटू 0.85, 12.75। गाइस जस्ट वेरीफाई दैट। अरे लिख के कर ले यार, इतना क्या ऊपर ऐसे जोड़ रहे? 150 कैसे? लास्ट डिजिट तो 9 आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 18 5 जा कितना होता है? 9 आ रहा है कि नहीं? नहीं 0 आना चाहिए, जो भी है मतलब 15.3 आ रहा है। अच्छा प्लस उसका भी जोड़ लो 0.35, कितना आ गया टोटल जोड़ के? जल्दी बताओ यार तुम लोग। 15 कहाँ से होगा जी? ये 10 है ना यहाँ पे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? 25 पॉइंट, पक्का ना? भरोसा कर लूं? देख लो भाई, जो बच्चों ने बोला मैंने। जेड स्टार की वैल्यू कितनी आएगी? जेड की वैल्यू कितनी होती है जिंक के लिए? 30 माइनस 25 पॉइंट,
कितना आ रहा है? ओके ग्रेट। अच्छा बेटा, तो ये तो रहा हमारा सबसे पहला कैलकुलेशन। अब हाथ उठाओ कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका करेक्ट आया हो सिग्मा की वैल्यू। नहीं, कहां गलती किया? ये रूल या n-1 पे रूल ही लगा दिया। चलो मिटा दो, ये सब पूरा मिटा दो। ओके ग्रेट। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अब किसके लिए निकालने जा रहे हैं अगला? हाँ जी, ये हटा दे रहे हैं। अब निकालने जा रहे हैं सिग्मा फॉर 3D। जैसे ही आपने 3D सेलेक्ट किया वैसे ही बाहर वाले जितने थे उनका कंट्रीब्यूशन 0। मैंने बोला था ना कि राइट साइड वाले जितने भी होते हैं सिलेक्ट जिसको भी किया है वो सब 0 हो गए। और इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। जिस पे लग रहा है उसको छोड़ के कितने हैं? तो 9 इंटू 0.35। अब क्योंकि D का है इसलिए हम ये वाला रूल लगाएंगे। ये बात लिख लेना। सिंस द सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू D, केस 2 विल बी एप्लीकेबल। अब बताओ, इसके पहले वाला तो बड़ा आसान रूल है ना। ये बोलता है n-1 2, कुछ मत देखो, इसके लेफ्ट साइड में जितने सबका 1 होता है। तो कितने जोड़ लो? 20 है क्या? देख ले बेटा। 20 है क्या? 20 इंटू 1। कितना आसान था यार ये। बताओ जरा कितना है? 18 है पक्का? यार तुम लोग ना नहीं छोड़ोगे कहीं का मुझे। 18 हो गया। 18 प्लस ये जोड़ लो तो कितना है? कितना है? हाँ जी, 21.5। 21.15। 21.15। तो ये कितना आ गया? अरे जल्दी बता यार। 8 पॉइंट। गॉट इट? बोलना बेटा। जेड स्टार की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सब्सटैंशियली बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसका 4.35 था और होना भी चाहिए। जैसे जैसे मुझे बोलो यार, सही लिख रहा हूं? अब क्या आपको समझ आ रहा है कि जब आयोनाइज कर रहे होते हैं तो पहले 4s को आयोनाइज क्यों करते हैं? याद करो, मैंने बोलता था फिलिंग करते समय पहले 4s भरेंगे फिर 3D। निकालते समय 3D अंदर हो जाएगा 4s, क्योंकि देखो 4s पे लगने वाला जो अंदर की तरफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ इतने ही प्रोटॉन का है, और इस पे 8 पॉइंट का मतलब इट इज इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s एज कंपेयर टू। दैट्स द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट। डिड यू गेट इट? ओके बडी, नाउ जस्ट डू दिस। जल्दी करो। करके बताओ जल्दी। सब हो गए?
चलो बेटा करते हैं अब आगे, है ना? मिटा दो। आइए देखते हैं 3p के लिए। 3p के लिए कर लिया होगा आई गेस। जब ये इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करोगे यानी सिग्मा फॉर 3p निकालना हो तो आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे 0, और इसमें कितने बचे 5, और ये दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट माने जाएंगे। 5 and 2 मिला के 7 into 0.35। कितने लोग का सही चल रहा है अभी? और अब ये n-1 वाला रूल आ जाएगा, ये n-1 की तरह बिहेव करेगा। 8 into 0.85 कितने लोगों का सही चल रहा है अभी जिंदगी? सही चल रहा है? अरे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 into 1 जोड़ लो, कितना आ रहा है? 7.25। ये कितना आ जाएगा? 18 पॉइंट, और होना भी चाहिए यार। इस पे और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Z स्टार ग्रेटर इज द इनवर्ड पुल न्यूक्लियस की तरफ, इजंट इट? यहां बता दो तो अब जल्दी से 3s के लिए आपने निकाल लिया होगा, करना पड़ेगा। आओ सिग्मा फॉर 3s निकालते हैं। जब आप 3s के लिए निकालोगे बेटा तो इसके बाहर वालों का कहानी 0, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो बचा कितना? 0. ये n हो गया, n-1 ये था, तो 8 into 0.85। कितने लोगों का सही चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया, तो एक्सपर्ट हो गए यार तुम लोग। चल चलिए बता कितना हो गया? 7 पॉइंट, ये कितना है? कर लो, अरे जल्दी बोल। ये 8.75 है। ये जोड़ लो यार जो भी है। 9 पॉइंट, ये कितना है यार? सब लोग जोड़ के बताओ फटाफट निकाल के। ऐसे चेहरा मत देखो यार तुम लोग, जल्दी करो। जल्दी करो। चलो प्यारे बच्चों देखा जाए, ये वैल्यू कितनी आई बताइए आप? 9.15। ये 20 पॉइंट, ओके जी। ये 29.65। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली मैग्नेस्टिक। ओके
गॉट इट? ओके, ग्रेट। तो अब आपको ये कैलकुलेशन आ गया? आ गया ना? घर से एक काम करके लेके आओगे तुम लोग? सुनो ध्यान से, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, सुन लो, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम। इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप के लिए वैल्यूज निकाल के लेके आना। मैं कुछ बहुत अच्छी चीज यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, बट ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो अभी हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि किस तरीके से जेड स्टार एंड सिग्मा की वैल्यू वेरी करती है। इज दैट क्लियर? अब ये पूरा कहानी पढ़ने के बाद हमारे लिए एक ब्रीफ ये है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड स्टार बढ़ता जाएगा, इनवर्ट पुल बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अभी तक जो हमें ट्रेंड दिखा, जेड स्टार की वैल्यू नियरली कांस्टेंट है ना? अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स सुने हैं। लैंथेनम के बाद जो स्टार्ट होता है वो कौन होता है? सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सिमेरियम, बोलो, गैडोलिनियम। अरे 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 भाई, हाँ यार, यूरोपियम, क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर गैडोलिनियम, फिर टर्बियम, हाँ, डिस्प्रोजियम, ये देखो इन लोगों, ऑल्मियम आ गया अभी से, हाँ, उसके बाद ऑल्मियम, फिर अर्बियम, फिर बोलना बेटा, थूलियम, बिल्कुल सही। बस इतने में ही खत्म हो गया तुम लोग का? ये है। अब आप देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे यहाँ पे, तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने अभी सीखा था थोड़े दिन पहले, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे कितना है? F1 D1। डू यू गाइज रिमेम्बर? ऐसे ही करते 2 3 4 करते करते कितने लोग कह रहे हैं यहाँ तक आएंगे तो 14 पूरा हो जाएगा। हाँ, और हमें मालूम है जब सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सिग्मा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.35 ही होता है, लेकिन जेड स्टार में ग्रेजुअल इंक्रीज कितना होता है? 1 माइनस 0.35, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो अभी कितने लोगों को लग रहा है कि लैंथेनम से चलते चलते ल्यूटेशियम क्रॉस करने के इमीडिएट बाद पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलता है? ये सुनो, सो लैंथेनम से हाफनियम के बीच में देयर इज अ सडन जंप ऑफ जेड स्टार वैल्यू, इजंट इट? इजंट इट? क्योंकि ये 14 के 14 एक ही जगह जा रहे थे, जिसकी वजह से इसके जिंदगी में बहुत टेंशन हो गई। देयर इज सडन जंप इन द वैल्यू ऑफ जेड स्टार टू हाफनियम, और ये इतना बड़ा जंप होता है, इतना बड़ा चेंज होता है जेड स्टार का, कि आने वाले जितने भी स्पीशीज हैं सभी की साइजेस एक्सपेक्टेड से बहुत कम हो जाती हैं, एक्सपेक्टेड से बहुत कम, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ये वैल्यू हो गया तो इनवर्ड पुल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी साइजेस को छोटा कर देगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? लैंथेनाइड। अच्छा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को ऐसे भी देखा जाता है कि ग्रेजुअली लैंथेनाइड्स में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड स्टार बढ़ता है, जिससे उनके साइजेस छोटे होते चलते जाते हैं, और इसका इंपैक्ट फिर आगे चल करके डी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रहेगा क्या? देयर इज अ सडन जंप इन जेड स्टार वैल्यू when we move from lanthanum to hafnium due to the presence of inner transition element, जिनको F block elements भी बोलते हैं। inner, लिखो ये बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, लिखो। when we move from lanthanum to hafnium, similarly from actinium to, बताओ,
रदरफोर्डियम। यहां से यहां जाने पे भी तो Z स्टार बढ़ेगा। When we move from lanthanum to hafnium, similarly from actinium to rutherfordium, there is sudden jump in इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू। सडन जंप है, ये ग्रेजुअल नहीं है, बहुत ज्यादा जंप आता है। सडन जंप इन द वैल्यू ऑफ Z स्टार which causes contraction in the size, which causes contraction in the size. Okay, नीचे लिखो lanthanide, lanthanoid contraction, lanthanoid contraction, lanthanoid contraction. कर लिया सभी लोगों ने बेटा? प्यारे बच्चों, लिख लिया आपने? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन लिखिए। लैंथेनॉइड, 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 दोनों ही बोलते हैं वैसे। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है, लिखो। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ lanthanides from cerium to lutetium. The gradual decrease in the size from cerium to lutetium due to the gradual increase in Z star value, due to the gradual increase in Z star value is termed as, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, is termed as lanthanoid, lanthanoid contraction, is termed as lanthanoid contraction. Is termed as lanthanoid contraction. Did you get it? Huh? This lanthanoid contraction further extended to the other members of सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। देखो हाफनियम के आगे वाला कौन सा है बेटा? हाफनियम के आगे टैंटेलम, ये ऐसे डॉट डॉट डॉट। दिस इफेक्ट इज फर्दर एक्सटेंडेड टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक मेंबर इन सिक्स्थ पीरियड। No, I cannot. I forgot basically what did I say. This is further extended to other members of सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स। लिख लो ना, डी ब्लॉक क्या बोलना है, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स। तो ये सब अपने आप आ जाएंगे। इसके आगे पी तक भी जाता है उसका इफेक्ट, ठीक है ना? तो वहां पे भी एक्सपेक्टेड जो साइज होनी चाहिए वर्सेस जो रियल साइज है उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या सबको मेरी बात समझ आ गई? बोलिए, सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा, मिटा दो ये सब। चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, हाँ जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो। एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना,
तो एटॉमिक साइज कैसे बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि भाई न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही साइज होगा इसका, है ना? वही रेडियस ही उसको हम साइज के फॉर्म में बोलेंगे। मजे की बात ये है, मॉडर्न थियरी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है, कितने लोग कह रहे हैं 5-10% तो सर कहीं पे भी रह सकता है भाई। 90 to 95% चांस है ना उस ऑर्बिटल के अंदर रहने के लिए, बाकी 5 to 10% तो ये इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो कितने लोग कह रहे हैं उसका सर्टेन वैल्यू निकालना मीनिंगलेस टास्क है, इजंट इट? वो वैल्यू कितनी होगी ये डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा हम एक बाउंड्री कन्फाइन करते हैं कि 95% चांसेस के अंदर क्या है। अच्छा जी, फिर वो एक बड़ा खतरनाक सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाता है। प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाता है वैल्यू? प्रैक्टिकली निकालते हैं इनके सॉलिड क्रिस्टल का एक्सरे डिफ्रैक्शन करा करके। जैसे मान लो, सॉलिड क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे मान लो आपको सोडियम का साइज चाहिए, तो आप सोडियम से बना हुआ कोई ऐसा चीज ले लो जिसके अंदर सोडियम 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 ढेरों सोडियम प्रेजेंट हो। तो मैं क्या ले लूं? सोडियम सॉलिड ही ले लेता हूं। उसमें भाई सोडियम अदर सोडियम आर इंटरकनेक्टेड, यस और नो? ऐसे कनेक्टेड है भाई, इनके बीच में किसी तरह की बॉन्ड होगी। और क्योंकि ये मेटल है, मेटल्स के अंदर एक बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। तो सॉलिड है ना बेटा, तो यहां पे एक्सरे भेजा जाता है, एक्सरे। और एक्सरे भेज करके इनके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न याद है? डिफ्रैक्शन क्या होता है? These are wave phenomena. Diffraction, interference and polarization. These are wave phenomena. सुनाई दे रहा है तन्वी? ध्यान यहाँ नहीं है ना? चलो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान यहाँ रहेगा तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, ठीक है? Diffraction, interference and polarization. These are the wave phenomena and diffraction pattern से बेटा इनके बीच का स्पेसिंग निकालते हैं। ये जो डी है ना, यही निकालते हैं। हमेशा जो न्यूक्लियस से ही डिफ्रैक्शन होता है एंड उससे उनके बीच का डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रैग्स इक्वेशन इसको बोलते है ना? ये वेव में आप लोग आगे पढ़ोगे, ब्रैग्स इक्वेशन है। इसके हिसाब से डी यानी दो जो हमारे कंटिन्यूस न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, या इंटर लेयर सेपरेशन, यानी यहां से यहां करो वो भी डी है, यहां से यहां करो वो भी डी है, तो दूसरा ही एटम। ये वैल्यू हम निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर डी पता चल जाए तो हम d/2 कर लेंगे तो हमें प्रैक्टिकल वैल्यू पता चल जाएगी। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो एटॉमिक साइज के बारे में। इट इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करूं, द डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, गॉट इट? लिखो, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ atomic radius cannot be determined. The exact value of atomic radius cannot be determined. क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? क्योंकि 5% प्रोबेबिलिटी उसका स्पेस में कहीं पे भी है घूमने का, तो कितनी दूर तक जा रहा है ये हम नहीं बता सकते। वी ऑलवेज कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ओके, इसलिए मैंने लिखवाया द एक्चुअल डिस्टेंस या actual atomic radius cannot be determined due to Heisenberg's uncertainty principle. Due to Heisenberg's uncertainty principle. Due to Heisenberg's uncertainty principle. सभी को यहां तक समझ में आ गया? बोलिए। ओके बेटा, अब आगे की बातें कर लेते हैं थोड़ी इसमें।
लिखो द एक्सपेरिमेंटल साइज is calculated with the help of X-ray diffraction. With the help of X-ray diffraction using Bragg's equation. X-ray diffraction using Bragg's B-R-A-G-G-S, Bragg's equation. Using Bragg's equation. याद है सभी को? वो लिख लो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू प्लेन्स. ओके, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है. थीटा क्या है? एंगल किस पे ये इंसिडेंस हुआ. एंड n तो आपको मालूम है, जैसे हम लोग n लैम्डा क्या करते थे, n की इंटीग्रल वैल्यू होती है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, है ना. और लैम्डा तो आपको मालूम है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. एक्सरे ही क्यों भेजते हैं? क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी अच्छा मिलता है जब वेवलेंथ और जो इनके बीच का डिस्टेंस हो, स्पेसिंग, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस स्पेसिंग, ये ऑर्डर पास हो, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छा मिलता है, इसलिए एक्सरे का यूज करते हैं. पूछा भी जाता है एग्जाम में कौन से रेडिएशन का यूज करते हैं एटॉमिक डिस्टेंसेस निकालने के लिए, तो इट इज द एक्सरे विच इज यूजफुल. क्योंकि एक्सरे यूज करने का, देख एक्चुअली हो क्या रहा है, ये कौन सा फिनोमेना है? डिफ्रैक्शन. सो डिफ्रैक्शन फिनोमेना अच्छा, मतलब डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है ना, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो पैटर्न तभी अच्छा मिलता है जब आप इन दो के बीच में, यानी एटॉमिक जो स्पेसिंग होती है, उनके इक्विवेलेंट वेवलेंथ अगर आप यूज कर रहे हो लाइट का, तो पैटर्न अच्छा आता है, इसलिए एक्सरे यूज करते हैं. ठीक है, बिकॉज एटॉमिक स्पेसिंग एंड एक्सरे का वेवलेंथ पास होते हैं, सो दैट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ डिफ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? तो अब देखो, डिपेंड करता है किस टाइप के क्रिस्टल से तुम वो वैल्यू निकाल रहे हो, उस तरह से अलग अलग रेडियस के टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं. जैसे मेटल्स में मेटलिक रेडियस, कोवलेंट कंपाउंड हो गए जैसे डायमंड वगैरह, डायमंड के लिए वहां पे भी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग निकलेगी, तो उस जगह पे कोवलेंट रेडियस डिफाइन करेंगे, है ना. और कोवलेंट रेडियस हो गया ये. उसके बाद मान ले आयनिक कंपाउंड ले रहा है NaCl, इसके क्रिस्टल से तू निकाल रहा है, तो वो आयंस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आयनिक रेडियस. गॉट इट? लिखना शुरू करो. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ constituent particle present in the solid, depending on the nature of particles present in the solid and the nature of bonding between them, different radius terms are defined. And the nature of bonding between them, different radius terms are defined. Different radius terms are defined. Different radius terms are defined. Is that clear, everybody? Got it? Different radius terms are defined. कौन कौन से? लिखना शुरू करो. पहला लिखो मेटालिक रेडियस, metallic radius लिखो. This term is used for the crystals formed by metal. This term is used for the crystals formed by metals.
ओके, फॉर्म्ड बाई मेटल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बात करूं कि आयरन का आयरन के आप ये वैल्यूज देख लो। So if suppose d is the interplanar distance, then radius of metal will be given by d by 2। ये आप दिखा लो ऐसे करके एग्जांपल में। एंड ये सारे मेटल्स के लिए डिफाइन होगा बेटा, कोई भी मेटल ले लो सबके लिए डिफाइन होगा ये ना। आयरन हो गया, सोडियम हो गया, किसी भी जैसा क्रिस्टल है उसके हिसाब से हमारे डी आएंगे, डी अलग अलग आएंगे, डी बाई 2 करता जाऊंगा, वैल्यूज आता जाएगा। गॉट इट? मेटालिक रेडियस हो गया। अगला लिखो कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस लिखो। This term is defined when the solid form have covalent bond between constituent particles, have covalent bond between constituent particles, have covalent bond between constituent particles, है ना। अब जैसे डायमंड के केस में आप लिख सकते हो, इन केस ऑफ डायमंड कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड। इवन इन केस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ H2 बेटा, देखो H के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये D, ये D बाई 2 करोगे तो ये कोवेलेंट रेडियस आएगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा लिखो आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस ये कहां पे यूज होगा बेटा? दिस टर्म विल बी यूज्ड व्हेन द सॉलिड फॉर्म्ड हैव ionic bond present in it. This term will be used when the crystal form have ionic bond present in it. Yes, ionic bonds are present. For example, जैसे crystal of NaCl ले लो, crystal of NaCl solid contains Na plus, Cl minus, Na plus, ये डायग्राम जरूर दिखा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। Now, if we know the distance d, basically we know the radius of Na plus and plus the radius of Cl minus, ये d के बराबर होगा। इस बार आप d by 2 नहीं कर सकते, you need other parameters also to get the value. कर लिया? रेडियस ऑफ आयनिक रेडियस का मतलब ये है, ठीक है। कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे, इन सब का। चलो अगला देखते हैं, कौन सा हो गया? आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, मेटालिक हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखो विच इज द लास्ट वन, दैट इज वॉन डर वॉल रेडियस। यस, वॉन डर वॉल। वॉन डर वॉल्स, वॉन डर वॉल्स रेडियस। अब ये क्या है? हाँ, WAAL है, वॉन डर वॉल्स रेडियस। क्या हुआ? VANDER, वॉन्डर वॉल्स रेडियस, वॉन्डर वॉल।
Van der Waal. Now guys, please relax, everybody. Just listen up very, very carefully. Van der Waals radius term is defined when there is no actual bonding present in two atoms. क्योंकि ये भी ऐसा भी होता है क्या? होता है ना. देख नोबल गैसेस में, सुन ले मेरी बात पहले बच्चा पार्टी, जब आप हीलियम गैसेस को सॉलिड में बनाने की कोशिश करते हो, नियॉन को सॉलिड बनाते हो, आर्गन को सॉलिड बनाते हो, तो आर्गन आर्गन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता क्योंकि वो नोबल गैसेस हैं, वो किसी से बॉन्ड, तो उनके बीच में जब वो सॉलिड स्टेट में आएंगे तो थोड़ा सा इनके बीच में गैप रहता है हमेशा. दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आने का मतलब उनके बीच में कोई ना कोई शेयरिंग हुई. तो इनके बीच में जो इनकी डिस्टेंसेस आते हैं वो d/2 करोगे तो ये वॉन डेर वाल रेडियस आएगा. तो कहोगे सर सिर्फ वॉन डेर वाल क्या सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए या नोबल गैसेस के लिए डिफाइंड है? आंसर इज नो. इवन इट इज डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन का क्रिस्टल बनाते हो तो ये दो दो के पेयर में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस पेयर के अलावा ये इससे अटैच नहीं रहते हैं. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा ये वॉन डेर वाल डिस्टेंस होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कोवेलेंट. यानी ये d1 और ये d2, d1/d2 कोवेलेंट एंड d2/2 विल बी कंसिडर्ड एज रेडियस वॉन डेर वाल. वॉन डेर वाल रेडियस आप नेचुरली समझ सकते हो, बॉन्ड नहीं बना है तो थोड़ा बड़ा ही होगा. वॉन डेर वाल रेडियस जनरली larger as compared to the other metallic and covalent radius. हाँ बता बेटा. नहीं, कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हो जहां पे 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग नहीं हो, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, HCl हो गया, किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो. सो बेसिक की पॉइंट क्या है, ये कैसे डिटरमाइन होता है? बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स. ओके, देयर शुड नॉट बी एक्चुअल बॉन्डिंग, ना तो कोवेलेंट, ना तो आयनिक, ना तो मेटालिक, किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए. लिख लेना. This is calculated using X-ray diffraction and its value is distance between two non-bonded atoms divided by 2. Distance between two non-bonded atoms divided by, yes, distance between two non-bonded atoms divided by 2. So that's all everyone for the class.